हाँ तो भैया, लास्ट टाइम हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई थी, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था मेटल की, तो यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है। ये याद रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बेसिक ऑक्साइड। इसमें हमने एग्जाम्पल किसके देखे थे कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिकली पानी में मिलके पूरा प्रॉपर बेस बनाएगा, तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है। यानी कब, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ऐसे यहाँ पे हमारा अगर सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेंगे तो भैया ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। बस मैं हल्का सा रिवाइज़ करा रहा हूँ। जैसे भैया यहाँ पे है, सोडियम को एयर की प्रेजेंस में रखा, उनमें अचानक से अपने आप ही रिएक्शन हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो सोडियम ऑक्साइड बन रहा था उसे पानी से मिलाया गया तो हमारा एक प्रॉपर बेस बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैडम क्या हाल चाल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। इसी तरीके से जो हमारा पोटेशियम ऑक्साइड था, यानी जो कि बेसिक ऑक्साइड है, पानी मिला दीजिए इसमें तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी बेसिकली क्या होता है, एक एल्कली होता है, यानी प्रॉपर बेस होता है जो पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाता है। इसके बाद भैया हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम जो होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता है, उसे हमें पहले हीट करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हल्की सी हीट करेंगे तो भैया हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये बेसिक ऑक्साइड होता है, यहाँ प्रूव करके दिखाया उन्होंने। मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैडम गुड आफ्टरनून मैडम, कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद आपको मैंने कल बताया था कि ये जो एल्युमिनियम होता है ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कल मैंने आपको डीप में समझाया था कि ये ऑक्साइड जो होते हैं बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं, और हर केस में जो होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनना था, ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हमने एसिड से रिएक्शन करवाई तो हमारा क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बेस की तरह काम कर रहा है, ये हमारा बेस है। हाँ सर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे मेटल। नहीं सर मैडम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही बताए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चल रही थी मैडम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी सारे हैं। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको रिवाइज़ बता दी थी, दो प्रॉपर्टीज़, तो उसको बस रिवाइज़ करा रहा हूँ केमिकल वाली। तो मैडम ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये बेसिक की तरह काम कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हम प्रॉपर बेस से रिएक्ट कराते हैं तब भी हमारा एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसने एसिड की तरह काम किया है, तो यहाँ पे एसिड है, बेस है, रिएक्ट क्या कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है। मैडम ये हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर है मैडम, थर्ड चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास जिंक जो है, जिंक भी हमारा क्या होता है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि जिंक को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और जब जिंक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भैया हमारे पास क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, जो कि एक सॉल्ट है, और हमारा एक वाटर बनता है। हाँ मैडम कोई बात नहीं, एक्चुअली मैडम थर्ड चैप्टर में भी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो याद रखिएगा, तो ये भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो बेसिकली बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेस जब एसिड से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने हमारा बेसिक की तरह काम किया। इसी तरीके से यहाँ जिंक ऑक्साइड है, प्रॉपर बेस से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे क्या बनना है, सॉल्ट बनना है, सोडियम जिंकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और वाटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जिंक ऑक्साइड जो था, एक मिनट, और विशाल जी बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो जिंक ऑक्साइड है बेसिकली
ठीक है, यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट हो रहा है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो याद रखना जिंक ऑक्साइड और हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब भैया अगला है जो हमारा आयरन है, आयरन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनता है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है। बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ कल वाला, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से जब हम मेटल को वाटर से रिएक्ट करते हैं, मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें बनती हैं। अगर जब मेटल को हम ठंडे वाटर से, ठीक है, ठंडे वाटर से या फिर गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हमारा क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बनता है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। और अगर हम मेटल को स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। और मेटल जब स्टीम से रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम है, मेटल हमारे, पोटेशियम हमारा मेटल है, वाटर जो है हमारा ठंडा पानी है, उसको हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनना है। याद रखिएगा पानी चाहे ठंडा हो या गर्म हो हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन और हमारी हीट निकल रही है, ठीक है। कल ये भी देखा था हमने, सोडियम है, वाटर रिएक्ट कराइए तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन और हीट निकल रही है। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम को जब हम ठंडे पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हमारा हाइड्रोजन बन रहा है। इसके बाद हमारे पास है भैया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। एक मिनट, और शीतल जी बढ़िया है। तो हम क्या है यहाँ पे, ये जो मैग्नीशियम है ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं होता, इसे हमें गर्म पानी से रिएक्ट करना पड़ता है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। हम मैग्नीशियम को स्टीम से भी रिएक्ट करा सकते हैं, भाप से, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है। बस, और आप कुछ बताने वाली बात नहीं है। जो एल्युमिनियम होता है वो ना तो गर्म पानी से होता है रिएक्ट, ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट होता है, ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट होता है। तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है यहाँ पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। शीतल जी कल वाले रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करा रहा अभी। जिंक है, जिंक भी भैया स्टीम से रिएक्ट होता है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। आयरन है, ऑडियो नहीं आ रही भैया, आप रिजॉइन होकर ज्वाइन कर लें दोबारा से। आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है और हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। बस इतना सिंपल सी वाली बात है। विशाल जी आवाज़ आ रही है, एक्चुअली उसे अनजॉइन करके ज्वाइन कर लिया करो तो आवाज़ आ जाती है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हुआ है कि ये हमारे पास एक ग्लास का ट्यूब है, बेसिकली आप बोल लीजिए इसे। यहाँ बर्नर है, इसमें रुई है, रुई में पानी है, ठीक है। यहाँ बर्नर है, यहाँ पे मेटल को हम अलग से हॉट गर्म कर रहे हैं, पानी को भैया यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली पानी जो है भाप बन जाएगा, वो इससे रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगी धीरे धीरे वो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, ठीक है। ये हम सब डिस्कस कर चुके थे कल। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट होता, ना ही गर्म पानी से रिएक्ट होता और ना ही भाप से रिएक्ट होता, ठीक है। तो जो हमारा गोल्ड है इन तीनों में किसी से भी रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एग्जाम्पल भी है कि गोल्ड के अलावा कौन कौन है, तो याद रखना लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो होते हैं ना तो पानी से रिएक्ट होते ना ही स्टीम से रिएक्ट होते, ठीक है। ये काफ़ी कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बस मैंने यहीं तक बताया था। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा भैया। अब भैया इसके बाद है भैया कि रिएक्शन हो क्यों रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है बस, तो यहाँ पे जरा पढ़ लेते हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। यानी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हम अब रीज़न पढ़ेंगे कि जो वाटर है, वाटर में से जो हाइड्रोजन को मेटल किस तरीके से डिस्प्लेस कर देते हैं, बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है।
तो यहाँ पे क्या है कि जो वाटर होता है वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर को हम थोड़ा सा आयोनाइज्ड बनाते हैं, आयंस में ब्रेक करते हैं, किस में, हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो जब भी भैया रिएक्टिव मेटल वाटर से कंबाइन होता है तो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बात है, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी भैया मेटल जो है पानी से रिएक्ट होता है तो पानी में बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन आयन है, H+ है, ठीक है, और OH- है। तो भैया मेटल जब है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे कंबाइन हो जाता है H+ आयन से। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेटल से वो हमारे H+ आयन से कंबाइन हो जाते हैं और हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है, H2। और ये हाइड्रोजन गैस हमारी हवा में उड़ जाती है, ठीक है। अब जो मेटल है, मेटल हमारा भैया पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, OH नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में हमारे कंबाइन हो जाते हैं। बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब भैया मेटल जो है जब पानी से कंबाइन होता है तो वो अपने अंदर से क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। हाँ मैडम दोबारा से समझा रहा हूँ, चिंता ना करें। हाँ विशाल जी दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है ये वाली। अब अभी हम देख रहे थे कि जब मेटल है, मेटल को जब भैया हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बेसिकली हमारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, H2 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन को इसमें से डिस्प्लेस कर रहा है, पानी में से हाइड्रोजन को लात मार रहा है, देसी भाषा में हम बोलें तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वाटर होता है वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है, यानी जो है रिएक्शन करने से पहले पानी को थोड़ा सा आयोनाइज किया जाता है, आयंस में ब्रेक किया जाता है। तो क्या होता है, एक तो H+ आयंस में पानी टूटता है, हम सभी जानते हैं, और OH- आयन में पानी टूटता है, ठीक है। यानी जो H2O है, H2O किस में ब्रेक होता है भैया, H+ आयंस में, ठीक है, ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, और OH- आयन में। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं जब भी भैया रिएक्टिव मेटल को हम पानी के अंदर डालते हैं तो जो मेटल होता है वो अपने अंदर से क्या निकाल देता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो मेटल है, मेरा यहाँ पे मेटल ले लीजिए, मेटल अपने अंदर से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाते हैं, H+ के पास आते हैं। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस, यानी जो हाइड्रोजन आयन थी, हाइड्रोजन आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और भैया वो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन एटम बन जाता है। और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या बन जाती है भैया, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, वो भैया अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल पाते। यानी ये जो मेटल हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो अपने अंदर से क्या नहीं निकाल पाते, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाते। जब इलेक्ट्रॉन को वो नहीं निकाल पाते तो नॉर्मल सी बात है, जो हाइड्रोजन आयन थी उसको वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी भैया पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो मेटल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे। कौन नहीं निकाल पा रहे, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे चिपक नहीं पाते, तो नॉर्मल सी बात है हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, हमारी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे हाइड्रोजन आयन से जाके चिपक जाते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन एटम बनती है या फिर हाइड्रोजन गैस बनती है और हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो बस देसी भाषा में बस ये याद रखिए कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देते हैं, इस कारण हमारी पानी के साथ रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, इसलिए वो पानी से रिएक्ट नहीं कर पाते। बस यहाँ देसी भाषा में ये पॉइंट है, और कोई दिक्कत हो बता देना। अच्छा, इसके बाद है भैया हमारे पास कि भैया जब भी हम मेटल्स को, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है, कल तक वहीं पढ़ाया था, यहाँ से अब हमारा है कि भैया जब भी हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, यानी एक सॉल्ट बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा सोडियम है, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है।
तो याद रखना क्या बनेगा, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है और यहाँ पे आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा सारे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होती है, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। अभी आप आगे और देखेंगे, जैसे कि अगला है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हमने HCl से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वही एक सॉल्ट बन रहा है और हमारे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरीके से आप देखें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे कि एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, सॉल्ट है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें आप, ये जो जिंक है, जिंक को भैया हमने HCl से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी। इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये मैडम अभी चेक करें, चिंता ना करें, अभी जब हम बेस की आएंगे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन को जब भैया हम HCl एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा। और मैडम मेटल को बेस से कैसे रिएक्ट कराओगी ये बताओ। मेटल हमारे पास Na है और बेस हमारा NaOH है, तो मैडम कोई रिएक्शन होगी क्या, आप ही बताइए मैडम। वैसे अभी हम आगे इस बारे में और डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है, आप मुझे तो सोच के बताना। अभी हम आगे आएंगे इसके बारे में, चिंता ना करें, वो तो बस मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगला है भैया, याद रखिएगा जो कॉपर होता है वो भैया हमारे HCl एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नो रिएक्शन। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसमें जो भी हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल होते हैं, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे वाले मेटल होते हैं वो कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। ये भी अब मैं और आपको सीरीज दिखाऊंगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये भी भैया आपके एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कॉपर जो होता है वो भैया हमारा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कभी भी भैया हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, आगे भैया यहाँ पर जरा बताएं आगे क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया नॉर्मल सी बात है, जितनी भी अभी हमने रिएक्शन देखी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी है एक तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को लात मार के उसकी जगह बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह आके मेटल बैठ जाता है, बहुत बढ़िया वाली बात है। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं हाइड्रोजन से वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, मैडम बता रही हैं। मान्य जी क्या कर रही हैं, सेकंड थर्ड में सारी याद करने के टॉपिक हैं। हाँ मैडम, सब ये सेकंड थर्ड चैप्टर आपको पूरा याद करना है। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। हाँ मैडम, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दूंगा, नीचे रिएक्टिविटी सीरीज कहीं दे रखी होगी। अच्छा, आगे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी हमने HCl से रिएक्ट कराया था, अब भैया हम H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं। एसिड आप कोई भी ले लीजिए, या तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। तो पहले अभी हमने HCl लिया था, अब यहाँ पे देखिएगा हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट बनना है। पहले यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनना था क्योंकि क्लोराइड Cl से आता है, यहाँ पे सल्फेट बनेगा, सल्फेट यहाँ से आएगा SO4 से, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट आ गया, फिर हमारा हाइड्रोजन आ गया। ये थोड़ी समझने वाली बात है बस। मैग्नीशियम है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो जनरल सी बात है मैग्नीशियम सल्फेट आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं बनाना, बैलेंसिंग करना आपको याद होगा। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस हमेशा बनेगी, सॉल्ट हमेशा बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी याद रखिए, देखिए कॉपर है, कॉपर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि वो कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है
कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वाली बात है। आयरन जो है हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो भैया हमारा क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन बनती है। ये फार्मूला थोड़ा अजीब है। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, अच्छा मुझे ज़रा सा ये बताएंगे आप। हाँ कोई बात नहीं सर जी, आप जा सकते हैं। अच्छा ज़रा सा मुझे ये बताइएगा बाकी बच्चे, क्या हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन होती है, नहीं हो पाती? जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके साथ भी क्या यही बनता है? जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, क्या उसके साथ भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनता है कि कुछ और बनता है? आपके टीचरों ने बताया होगा। सिर्फ हाईली रिएक्टिव? हाँ मैडम, ये जो है आपका नाइट्रिक एसिड, ये भी हाईली रिएक्टिव ही होता है मैडम। आपके तीनों एसिड जो हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों ही बहुत ही खतरनाक एसिड हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ अगर मैं मेटल की रिएक्शन कराऊँ तो क्या सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनती है, कुछ और बनता है? अच्छा अभिषेक जी, क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उससे क्या होगा मैडम, ये बताएं। रिएक्शन होती है नहीं होती, ये बताइए बस। क्या आपको इसमें हाइड्रोजन बनता है, क्या बनता है? और मान्या जी, शीतल जी बताइएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है? किसी बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी हो, टीचरों ने बताया होगा आपके। चलिए कोई बात नहीं। जब H2 रिलीज़ होगी इमीडिएटली H2 बन जाएगा। अरे मैडम गजब कर रही हैं, बहुत बढ़िया वाली बात है। अच्छा H2 निकलती है, चलिए मैडम। अच्छा भैया याद रखिएगा, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा, पहले तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जब भी मेटल भैया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, याद रखिएगा, जब भी मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व नहीं होती, नॉट इवॉल्व्ड, याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भैया नहीं निकलती तो फिर क्या निकलता है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब खुद सोचो कि अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो नॉर्मल सी बात है झटके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चिपक जाते हैं, तो फिर हमारा क्या बनता है भैया, वाटर बनता है। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये भैया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, देखो कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड के साथ, तो भैया जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, पानी में। यानी वही है कि जो हाइड्रोजन तो निकल ही रही है, बहुत बढ़िया वाली बात है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है तुरंत ही अपनी ऑक्सीजन इसे दे देता है, तो हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, बस यहाँ पे और कुछ बताने वाली बात है, बात नहीं है आपको। चलिए, अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है भैया, लेकिन इसमें पर ये भी चीज़ उन्होंने बोली गई है, क्या बोला है कि सपोज करते हैं, सपोज का क्या करें कि अगर हम नाइट्रिक एसिड में बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं, यानी उसको हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, हाँ अभिषेक जी एक बार समझा दे रहा हूँ, चिंता ना करो। तो अभिषेक जी बस ये बोला गया है कि जब भी हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक मिनट, और जय जी क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। हाँ अभिषेक जी वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने वाला। तो जैसे ही हमारी हाइड्रोजन बन नहीं होती है, उसी समय ये भैया आ जाते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड, वो तुरंत उसे श्रद्धा में अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं कि भैया हम बहुत दानी हैं, हमारी ऑक्सीजन ले लो आप। तो बेचारी जो हाइड्रोजन बनने वाली थी वो बेचारा पानी में बन जाती है, हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में। अभिषेक जी अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा दानी थे, वो ऑक्सीजन का एटम जो है
भैया उसे आप अनजॉइन करके ज्वाइन कर लो, फिर आवाज़ आ जाएगी कि जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ज़्यादा दानी है, वो ऑक्सीजन तुरंत ही हमारे हाइड्रोजन को दे देते हैं, तो वो चिपक जाते हैं और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, फिर वो उसे अनजॉइन करके ज्वाइन कर लेना, फिर आ जाएगी। अच्छा, इसमें भैया एक दिक्कत यह है कि सपोज़ करते हैं कि भैया हम नाइट्रिक एसिड को बहुत ही कमज़ोर कर दें। क्या कर दें, हम नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है जब हम नाइट्रिक एसिड को कमज़ोर कर देंगे यानी वेरी डाइल्यूट कर देंगे, तो नॉर्मल सी बात है अब उनमें इतनी पावर नहीं रहेगी। जब इनमें पावर नहीं रहेगी तो नॉर्मल सी बात है वो अपने ऑक्सीजन को दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें, वेरी डाइल्यूट यानी बहुत ही कमज़ोर नाइट्रिक एसिड ले लें और उसको भैया मैग्नीशियम या मैग्नीज़ के साथ रिएक्ट कराएं, तो भैया हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसमें एक दिक्कत क्या है, वेरी डाइल्यूट, आपको नाइट्रिक एसिड की जो पावर है उसे काफ़ी कम करना होगा, यानी इसमें बहुत सारा पानी मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, वीक हो जाता है, बेचारा कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता पानी में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही है, हमारे पास मैग्नीशियम ये रहा, नाइट्रिक एसिड ये रहा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हमारा हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, कब बनता है हाइड्रोजन, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है, जब आपका नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, अच्छा मैडम क्या बोल रहे हैं हमारे विशाल जी, हाइड्रोजन अकेला पाया जा सकता है क्या? हाँ भैया, हाइड्रोजन अकेला नहीं, हाइड्रोजन इसके साथ पाया जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पाया जाता है, एटम में नहीं पाया जाता। हाँ, या फिर हाइड्रोजन किसी का चिपके हुए फॉर्म में पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में पाया जा रहा है। बस अकेला ऐसे नहीं कहीं घूमता हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये आपको मैंने समझा ही दिया। ऐसे भाई यहाँ पे मैग्नीज़ है, मैंगनीज़, Mn होता है इसका सिंबल। नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा वेरी डाइल्यूट है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी डाइल्यूट। तो भैया क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये क्यों अकेला नहीं पाया जाता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ चिपक जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों रिएक्टिव होते हैं एटम, और हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी अभी हम 9th क्लास में डिस्कस किया था और आगे भी आने वाला है, थोड़ी देर रुको तब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों रिएक्टिव होते हैं तो एक दूसरे के साथ ही चिपक जाते हैं। हाँ सर, मेरी स्पीड नहीं आ रही, चिंता ना करें अभिषेक जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप देख लेना शाम को, चिंता ना करें। और कोई दिक्कत हो बताएगा। अच्छा भैया, लास्ट हमारे पास है एक्वारीगा। ये सबसे खतरनाक एसिड होता है एक तरीके से मिक्सचर होता है, हम ये बोल लीजिए, एक्वारीगा। ठीक है, तो भैया हमारे पास क्या है, इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, तो भाई यहाँ पे है, बोलना चाह रहा है कि एक पार्ट आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेना होगा और 3 पार्ट आपको कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेना होगा। ठीक है, यानी 1 किलो आप नाइट्रिक एसिड ले लें और 3 किलो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, और जब आप उन्हें मिला देंगे आपस में, तो भैया हमारा क्या बनता है, एक्वारीगा बनता है। ठीक है, बस। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड HCl वो क्या होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। तो भैया जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिक्सचर होता है, ये हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड है ये। और एक्वारीगा भैया याद रखिएगा, किसी भी मेटल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, एक्वारीगा कैन डिज़ोल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स, याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो अभिषेक जी, जैसा आपको अच्छा लगे आप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो याद रखिएगा एक्वारीगा भैया बनता कैसे है, ये आपको टीचरों ने बताया होगा। तो एक पार्ट जो है आपको नाइट्रिक एसिड का लेना है और 3 पार्ट आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेना है। ठीक है, तो 1:3 होना चाहिए, तो इसी को हम एक्वारीगा बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वाली बात है। अच्छा भैया आगे क्या बोलना चाह रहा है, बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव। भैया कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होता है, वैसे आप सभी जानते हो सोडियम रिएक्टिव ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कॉपर के। एक्सप्लेन विद रीज़न, भैया रीज़न से एक्सप्लेन करें। तो भैया यहाँ पे बता दिया है कि जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन से आराम से रिएक्ट हो जाता है, तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता ईजीली, उसे हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। अगला क्या है, सोडियम जो मेटल होता है वो भैया ठंडे पानी से रिएक्ट हो जाता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जो कॉपर है
वो भैया रिएक्ट ही नहीं होता स्टीम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीज़न दे दिया, पूछा गया है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रीज़न दे के बताइएगा, तो हमने रीज़न दे दिया। हीरो एक्वारिगा कुछ नहीं होता, एक्वारिगा में बस ये है हीरो 1 किलो जो है आप नाइट्रिक एसिड ले लो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और 3 किलो, तो यहाँ पे ये है 3 किलो आपका क्या है HCl है, ठीक है। तो जब आप इनको मिला दोगे तो इनका जो मिक्सचर बनता है उसे हम एक्वारिगा बोलते हैं। देखो ये एक्वारिगा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से गोल्ड को भी गला देता है, ठीक है। बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। और कोई दिक्कत वाली बात हो पूछ लेना। एक शायद ऐसी क्वेश्चन बिंदा से आगे आएगा, उसमें यही बोला जाएगा कि भैया एक सुनार है आपके घर पे आते हैं सुनार, ठीक है। कोई आदमी आता है और वो कहता है कि मैं आपके आंटी से कहता है कि मम्मी से कि आपके गहनों को मैं एकदम पहले जैसा चमका दूंगा, आप मुझे गहने दे दें कृपा करके। तो कोई बात नहीं, आंटी खुश होकर के गहने दे देती हैं, ठीक है। तो वो जो गहने हैं वो चुपचाप से वो आदमी इसमें डाल देता है एक्वारीगा में, ठीक है। तो भैया क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जो सोना होता है धीरे धीरे गलने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। तो जब वो थोड़ा सा गल जाता है तो भैया वो वापस उसे वो अपने गहनों को इसमें से निकाल देता है, वो सुनार होता है, और आंटी को दे देता है। तो नॉर्मल सी बात है, गहने जो है बिल्कुल चमक जाते हैं, क्योंकि भैया धीरे धीरे वो गलने लगे थे एक तरीके से। तो बस लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो गहने होते हैं वो थोड़ा सा उनका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो सोना था वो गल के भैया हमारा इसमें आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो बस सुनार अपना चला जाता है, आंटी को बेवकूफ़ बना देता है, और बाद में वो सोने को इस एक्वारिगा से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस है। एक क्वेश्चन आगे आएगा मेरे अंदाज से एनसीईआरटी में, पता नहीं किस में। तो याद रखना कि वो लिक्विड कौन सा था, तो याद रखिएगा एक्वारिगा था। तो ये इसका आंसर मैंने अभी से बता दिया। और कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। हाँ भैया, ये एक्वारिगा एसिड्स का मिक्सचर है, यानी एसिड्स हैं अलग अलग, उसका मिक्सचर बोल लीजिए आप, ठीक है। ये प्योर कंपाउंड नहीं है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और कंसनट्रेटेड HCl है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है। तो भैया यहाँ पे क्या है हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताई थी। ये आपको भैया याद रखना है कृपा करके, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ये सारे ही रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, यानी ये सभी जो है हाइड्रोजन को आराम से लात मार सकते हैं, उसकी जगह डिस्प्लेस करके बैठ सकते हैं। लेकिन ये जितने भी नीचे वाले हैं ये भैया हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को लात नहीं मार पाते, ठीक है। तो देखिएगा सबसे टॉप पर कौन आता है, इसको भैया नंबर वाइज ही याद कीजिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसके बेसिस पर। तो पहला क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, 3 टॉप के याद रखिएगा। उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, जिंक है, आयरन, भैया टिन है, फिर लेड है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन आता है, याद रखिएगा। फिर हमारा कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है, सिल्वर और गोल्ड। तो अभी हमारे शीतल जी ने बताया था कि ये सभी जो हैं भैया पानी से रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भैया पानी ये सभी जो हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। ये एक्चुअली में ये जो आपकी सीरीज़ है ना, कोई रियल सीरीज़ नहीं है, ये सिर्फ आप ही के सिलेबस के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आप ही के सिलेबस के लिए बनाई गई है, तो जनरल सी बात है, हर बुक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आप ही के सिलेबस से बनाई गई है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं बेसिकली वो हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो ये रियल रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं है, सिर्फ आप ही के सिलेबस के लिए है। तो याद रखना, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। कि यानी पोटेशियम ज़्यादा ताकतवर है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन और फिर लेड, इंपॉर्टेंट, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। भैया गोल्ड के पास ही हमारा प्लेटिनम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना है। वी हैव टू लर्न दिस और इन बुक। हाँ भैया कोई भी कर लें विशाल जी, कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ अभिषेक जी बताइएगा क्या दिक्कत है, आराम से बताओ। तो कोई से भी याद कर लो, आपका मन है हीरो, एनसीईआरटी वाली याद कर लो, इसे कर लो, कोई भी कर लो। तो भैया यहाँ पे क्या है, डायग्राम जरा देख लेते हो। भाई यहाँ पे ये पोटेशियम है, पोटेशियम जैसा होता है, पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपके इसके अनुसार, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार, तो इसीलिए इसको टॉप पर रखा गया है, मुबारक हो। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द वर्टिकल कॉलम, यानी जो वर्टिकल कॉलम है इसमें जो मेटल्स का अरेंजमेंट है किसके बेसिस पर, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। यानी भैया जब आप मेटल्स का जो अरेंजमेंट करते हैं किसमें, किसके बेसिस पर, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिक रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। बस ये वाली बात है। सर आयरन
को हम कुछ और भी बोलते हैं, शायद फेरस और, हाँ हीरो अलग अलग आयरन के कंपाउंड होते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, वो अलग अलग लोहे के कंपाउंड हैं, उनका अलग अलग फार्मूला होता है। चिंता ना करो, कभी आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे भैया हमारा सोडियम होता है, वो आयरन के अलग अलग कंपाउंड हैं बस। ये हमारा भैया गोल्ड है, सुनहरा, ये तो आपने देखा ही होगा, तो ऐसी कोई बताने वाली आपको बात नहीं है। अच्छा भैया, नॉर्मल सी बात है, कुछ यहाँ पे बोला गया है कुछ मेटल जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हम सभी जानते हैं भैया, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देगा, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल देगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे निकाल पाएगा, सो के निकालेगा, तो वो नॉर्मल सी बात है, कम रिएक्टिव है, कॉमन सेंस वाली बात है। इसको हमने 9th क्लास में बहुत बार डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि मेटल कब रिएक्ट करते हैं, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, अगर कोई भी मेटल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है ईजीली, बहुत जल्दी से आराम से लूज़ कर रहा है, अपने अंदर से जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और पॉजिटिव आयन बना रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा दूसरे सब्सटेंस से। तो नहीं, जल्दी आप अपने अपने अंदर से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, जल्दी रिएक्ट कर जाओगे। सो के अपने अंदर से निकालोगे तो नॉर्मल सी बात है, रिएक्ट भी बहुत ही स्लोली करोगे। लेकिन यहाँ पे बोलना चाह रहा है, अगर भैया जो मेटल हैं अपने इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी देर में निकालते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, वो धीरे धीरे ही रिएक्ट कर पाते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिया हुआ है कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही जल्दी अपने अंदर से क्या निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो आयरन है वो भैया लेस रेडिली, यानी इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी देर में निकाल पाता है, धीरे धीरे, तो नॉर्मल सी बात है वो लेस रिएक्टिव है। बस इतना सिंपल पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकालोगे जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, सो के निकालोगे तो रिएक्शन भी बहुत धीरे होगी। मैंग जी कोई डाउट हो पूछ लेना, अभी बस क्वेश्चन ही करेंगे। अब भैया नॉर्मल सी बात है, विच या मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। भाई नॉर्मल सी बात है, अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हमने, जो हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर थे वो सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं जो हाइड्रोजन से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं? वो भैया पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ठीक है। ये सभी जो हैं अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से जल्दी निकाल देते हैं, इसलिए भैया ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। ऐसे भैया कुछ एलिमेंट थे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव थे, तो भैया वो कौन कौन है यहाँ पे दिए हुए हैं। मेटल्स जो हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं भैया? कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। बस इतना सिंपल वाली बात है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। बस और क्या बताने वाली बात है, अब कुछ बताने वाली बात नहीं है। वी शुड रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। भाई याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, बुक भी आपकी बोल रही है, ठीक है, क्योंकि इसी रिएक्टिविटी सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के, अभी आप देखोगे। अगला है भैया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी भैया हम मेटल को अगर सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह आके बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब है समझ लो, एक मिनट। जैसे भैया हमारा कोई एक सॉल्ट है बी मेटल का, सॉल्ट है बी मेटल का, हमने ए मेटल से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ए मेटल बी को लात मार देगा और बी की जगह बैठ जाएगा। तो बी देखो यहाँ हमारा अलग हो गया है, ठीक है। अब भैया जो सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, ए मेटल का बनेगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है, यानी जब हम सॉल्ट, जो हमारा बी मेटल का जो सॉल्ट होता है, जब हम उसे मेटल ए से रिएक्ट कराते हैं तो जो मेटल ए होता है वो बी मेटल को लात मार देता है, तो बी मेटल हमारा फ्री हो जाता है और नॉर्मल सी बात है ए मेटल का सॉल्ट बनता है। तो पहले बी मेटल का सॉल्ट था, अब क्या बनेगा, ए मेटल का सॉल्ट बनेगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अच्छी रिएक्शन आ जाती है पेपर में, तो आप खुद देखो। भैया जो हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक हमारा जिंक है, जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था कॉपर से, तो नॉर्मल सी बात है जिंक जो है कॉपर को लात मार देगा,
ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हमारा कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को लात मारता है और उसकी जगह आके बैठ जाता है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना भैया। अच्छा भैया आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, और कुछ बताने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम जिंक की जगह सिल्वर ले लें, क्वेश्चन यही आ जाएगा कि जिंक की जगह सिल्वर ले लिया गया है, अब क्या रिएक्शन होगी। तो हम जानते हैं कि जो सिल्वर होता है वो कॉपर से भी नीचे होता है, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। आपको यहाँ कुछ भी दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो याद रखिएगा जो भी कॉपर से ऊपर वाले थे तो उन सभी में रिएक्शन होगी, जो कॉपर से जितने भी नीचे वाले हैं उनसे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे यही बोला गया है बस। और आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ हाउएवर स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, यानी यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम जिंक सल्फेट यानी जिंक सल्फेट की कॉपर से रिएक्शन कराएं, याद रखिएगा जिंक सल्फेट की अगर मैं कॉपर से रिएक्शन कराता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, याद रखिएगा। कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर जिंक को लात नहीं मार पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल है, बट इसकी उल्टी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी अगर मैं जिंक सल्फेट की कॉपर से रिएक्शन कराऊंगा तो कॉपर जो है जिंक को लात नहीं मार पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी, याद रखिएगा। टीचर कभी कभार उल्टा भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और कोई भी मन में डाउट हो आप बता देना, वैसे बहुत ही ईजी है। अगला यहाँ पे क्या लिया हुआ है जरा ध्यान देते हैं। आइए, रिएक्शन ऑफ भैया आयरन है, आयरन की जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, इसका कलर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये जो आयरन है, आयरन हमारा ग्रे कलर का होता है, ठीक है। जब हम उसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है भैया, आयरन सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट हमारा ग्रीनिश हो जाता है और कॉपर हमारा रेड ब्राउन अलग हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आई थिंक, तो इसलिए इसे याद कर लेना। इसी कलर हमारे थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं दिया है शायद, हाँ देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हल्का सा, कि जो कॉपर सल्फेट ये रहा आपका, आयरन ये रहा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जब इनकी रिएक्शन होगी तो देखिए इस पर ये ब्राउन रंग का कॉपर चढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन, तो ये रेडिश ब्राउन है, तो रेडिश ब्राउन ये रहा, ठीक है, ये वाला। इसमें भैया एक ग्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया गया, ठीक है, वो शायद यहाँ पे दिखाया हो मेंदा से, ये रहा आपका। ये भी पता नहीं कौन सी रिएक्शन है, अभी चेक कर लेंगे। तो याद रखिएगा इसमें कलर हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लू तो दिखा रखा है ये वाला। रिएक्शन कराई आयरन से, आयरन हमारा ये वाला ऊपर वाला ग्रे वाला है कलर आप देख रहे हैं। तो क्या बनेगा, ग्रीन हमारा आयरन सल्फेट बनेगा, जो ग्रीनिश कलर का होगा, वो यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन कॉपर दिखाया। कॉपर की देखिए ऊपर इस पर चादर सी चढ़ गई है, तो ये ब्राउन हो गया, रेड ब्राउन। और कोई दिक्कत हो आप बता देना। और आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आपसे कि इफ़ हाउएवर स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, यानी भैया अगर हम कॉपर मेटल की आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो भैया कोई भी रिएक्शन नहीं होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है। कोई भी डाउट हो आप बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। बस आपको ये याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को लात मार देगा, बस, और कुछ बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद भैया हमारे पास क्या था, एक मिनट, अगला क्या है भैया हमारे पास, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको भैया हम कॉपर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा भैया, कॉपर नाइट्रेट बनेगा एक हमारा, और दूसरा क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कलर दिया हुआ है, पता नहीं क्या है। तो भैया ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है, तो यहाँ पे कलरलेस भर रहा है, ठीक है। उसमें जब कॉपर रेड ब्राउन ये तार है कॉपर का इसमें डाला गया है, तो भैया हमारा क्या बनना है, कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन है, तो भैया यहाँ पे थोड़ा ब्लू सॉल्यूशन नज़र आ रहा है हल्का हल्का। और हमारा सिल्वर बन रहा है, सिल्वर पता नहीं अजीब सा कैसा बन रहा है, ठीक है, एक सिल्वर बनेगा देसी भाषा में बोले तो। और कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए इस रिएक्शन का तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर होता है, तो सिल्वर जो है कॉपर को लात नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला गया है कि अगर हम सिल्वर की एक स्ट्रिप ले लेते हैं और कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन अकर्स। बहुत ही सिंपल बात है।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ही को मुझे बताना, आप बताइएगा भैया। पहला है भैया कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर प्लेट में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर प्लेट ड्रिप करते हैं, यानी कॉपर डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, यानी जो सिल्वर है वो कॉपर प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है। विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, सिल्वर और कॉपर? बस आप बताएंगे रीज़न कौन ज़्यादा वो है। यानी भैया हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, अब सिल्वर नाइट्रेट में जब भैया हम कॉपर डालते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भैया जो आपका यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो सिल्वर है वो कॉपर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो सिल्वर है वो कॉपर पे डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो इससे क्या पता चलता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? अच्छा भैया सभी का आंसर आ गया, भैया कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत बढ़िया वाली बात है। ये अभी हमारी ऊपर वाली रिएक्शन थी आई थिंक, ये वाली। सिल्वर नाइट्रेट है, जब कॉपर से रिएक्ट होता है तो भैया वो अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे ये शो हो जाता है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। अगला है हमारे पास ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा भैया कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन डालते हैं, अभी हमने इससे पहली वाली रिएक्शन जो देखी थी वो यही है कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन की वो डाल देते हैं, कोई भी पॉइंट कुछ भी ले लीजिए आप आयरन का, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ समय बाद, आयरन प्लॉट हैज़ फाउंड ए नंबर ऑफ होल्स इन इट, यानी जो आयरन है, आयरन की जो आयरन में छोटे छोटे छेद हो गए, ठीक है। बहुत बढ़िया वाली बात है। अब क्या बोलना चाह रहा है, राइट द इक्वेशन, आप इक्वेशन लिख दीजिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, और भैया आप बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये भी आपको रिएक्शन ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, वही रिएक्शन है कि नॉर्मल सी बात है, कॉपर सल्फेट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आयरन की हमारे पास प्लेट है, पॉट है, कुछ भी बोल लीजिएगा। तो भैया नॉर्मल सी बात है, जब रिएक्शन होगी तो जो आयरन है वो निकल करके इसमें चिपक जाएगा CuSO4 के साथ। तो भैया हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन आयरन सल्फेट। अब नॉर्मल सी बात है, जब आयरन निकल करके इसमें जा रहा है तो भैया वहाँ पे थोड़ा बहुत छोटे मोटे छेद तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आयरन भैया जा रहा है निकल करके, ठीक है, इस तरीके से वहाँ से। तो क्या बनना है, आयरन सल्फेट बन रहा है, और कॉपर हमारा अलग हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या शो हो जा रहा है कि Fe जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। हाँ शीतल जी ने तो बहुत बढ़िया रिएक्शन लिख दी, ठीक है। तो भैया हमारा कॉपर आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि आयरन जो है काफ़ी रिएक्टिव है। अगर आयरन रिएक्टिव नहीं होता तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ये कॉमन सेंस। मैंग जी हो हमारे साथ, चले गए? हाँ अच्छा आगे देखते हैं भैया आगे क्या बोलना चाह रहा है। NCERT क्वेश्चन अक्सर आता है। अच्छा भैया जब हम जिंक को भैया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, जिंक को किस में डालते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो उसका भैया क्या केमिकल रिएक्शन होती है आपको लिखनी है, ठीक है। अच्छा अरे वाह, आई एम ऑलवेज देयर, बहुत बढ़िया डायलॉग मारा है। तो भैया याद रखिएगा इसमें क्या है, एक मिनट में इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, याद रखिएगा, ठीक है। और बाद में तो मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कराऊंगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास आयरन सेकंड सल्फेट है, जिंक है, रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगी भैया, जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन बनेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो जिंक होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, वो तुरंत ही आयरन को लात मार देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया वाली बात है, मैडम ने बताई दिया कि इसको लात मार देगा तो बेचारा आयरन हमारा अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट रह जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वाली बात है। अच्छा भैया आगे ज़रा सा आप मुझे बता देना भैया, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है भैया, आराम से चीटिंग मत कीजिएगा, अपने आप बताइएगा, 2 मिनट का टाइम है। इसमें से बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किन किन में पॉसिबल है, अपने आप करें। कोई बस आपको ये पता होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को लात मार देता है। तो अब चेक करें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है पॉसिबल, अपने आप देखें, सोचें ऐसे। बस चीटिंग ना करें, चीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आराम से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आराम से आंसर बताएं क्या होगा।
पहले हमारे पास NaCl है और हमारा कॉपर है। तो नॉर्मल सी बात है, कॉपर जो होता है वो सोडियम से कम ताकतवर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में कम नीचे होता है। तो नॉर्मल सी बात है वो NaCl को लात ही नहीं मार पाएगा। तो पहले वाले में तो हमारे पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, कॉमन सेंस है। कोई भी डाउट हो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl है, NaCl और यहाँ कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं। कॉपर जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे होता है सोडियम से। तो सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो नॉर्मल सी बात है वो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला बताइएगा भैया क्या है यहाँ पे, कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, हम एल्युमिनियम से रिएक्शन करा रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का एल्युमिनियम से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? आराम से बताइएगा। अगेन नो रिएक्शन, चलिए मैडम बता रही हैं, यानी जो एल्युमिनियम होता है ये तभी आप बता सकते हैं अगर आपके वो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो। तो इसीलिए कहा था मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कीजिएगा। तो भैया जो एल्युमिनियम मेटल होता है वो मैग्नीशियम के नीचे आता है। तो यानी नॉर्मल सी बात है, एल्युमिनियम मेटल जो है वो नीचे है मैग्नीशियम से, यानी कम रिएक्टिव है। इसका मतलब है मैग्नीशियम को लात नहीं मार पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अगला बताइएगा कि आयरन सल्फेट है, यहाँ पे यहाँ सिल्वर मेटल है, क्या रिएक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अच्छा, अगेन नो रिएक्शन। चलिए भैया, और मान्या जी, जानवी जी हैं हमारे साथ, चली गई? कोई डाउट हो बताइएगा। तो यहाँ पे यही है हमारे पास भैया, सिल्वर जो होता है वो आयरन से भी नीचे होता है। तो यानी सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से, तो भैया कोई रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इसका और बता दीजिए भैया, ये सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ कॉपर है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और कॉपर है, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? आराम से सोचें, सिल्वर नाइट्रेट है और हमारा कॉपर है, क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? अच्छा मैडम बता रही हैं यस, चलिए आप कह रहे हैं तो भैया सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर भैया हमारा ऊपर होता है सिल्वर से, कॉपर भैया हमारा ऊपर होता है सिल्वर से, यानी भैया कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। इसका मतलब है भैया ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो भैया कॉपर मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। चलिए भैया अगला बताइएगा क्या है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है, चलिए सॉरी जिंक ऑक्साइड ये रहा। ठीक है, इसके बाद हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है नीचे दिया हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, यानी इन सभी को हम जिंक से हीट करते हैं सभी को एक बार, फिर एक बार हम इन्हें मैग्नीशियम से हीट करते हैं इन सभी को, और फिर इन सभी को हम कॉपर से हीट करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है किन किन रिएक्शन, किन कंडीशन में भैया रिएक्शन होगी। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो भैया किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बस आपको ये बताना है। तो भैया पहला तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे जिंक ऑक्साइड है और जिंक की रिएक्शन कराओगे आप, जिंक ऑक्साइड और जिंक की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोई जिंक है यहाँ पे, जिंक है यहाँ पे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। ठीक है, अब भैया जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से कराओ, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से कराओ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं होगी? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिएक्टिव है ज़्यादा जिंक से या नहीं है। तो भैया मैग्नीशियम जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। कॉपर जो होता है वो जिंक से नीचे आता है, तो नॉर्मल सी बात है कॉपर जो है जिंक को लात नहीं मार पाएगा, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ कृपा करके याद रखिएगा, वरना काम नहीं बनेगा आपका। अगला है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है भैया जिंक यहाँ पे है भैया, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी? भैया मैग्नीशियम जो है जनरल सी बात है जिंक से ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, तो जिंक जो है मैग्नीशियम को लात नहीं मार पाएगा, तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए नो रिएक्शन। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं है भैया, कोई दोनों ही मैग्नीशियम आ गए। अब भैया यहाँ पे क्या है, कॉपर है ये वाला, और यहाँ पे मैग्नीशियम है। हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम ऊपर होता है कॉपर से, तो नॉर्मल सी बात है कॉपर जो है मैग्नीशियम को लात नहीं मार पाएगा, तो रिएक्शन होगी नहीं, तो यहाँ पे भैया नो रिएक्शन। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है भैया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पे हमारा क्या है भैया जिंक है, जिंक ऊपर आता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को लात मार देगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, तो यहाँ पे होगी। चलिए जीतल जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया वाली बात है। यहाँ पे भैया मैग्नीशियम है, यहाँ भैया कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब खुद सोचिए जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर को लात मार देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो यहाँ भी होगी।
यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर है, तो नॉर्मल सी बात है कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि कॉपर कॉपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप से आपको टेबल को भरना होगा। बहुत ही सिंपल था और अच्छा था, कोई डाउट हो बताना। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं। चलिए टेबल भर दिया। हाँ भैया, ये टेबल क्या है, बड़ा अजीब सा है, ज़रा चेक करते हैं। देखें क्या है भैया, यहाँ पे हमारे पास 4 मेटल दिए हुए हैं ABCD, यानी भैया चारों मेटल हैं, हमें नाम नहीं दिए। ठीक है, चारों मेटल हैं, बहुत बढ़िया वाली बात है। एंड एडेड टू द सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा भैया, यानी ए को पहले हमने आयरन सल्फेट से रिएक्ट कराया है तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, फिर ए को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ए के साथ जिंक सल्फेट के साथ कुछ नहीं दिया, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ कुछ नहीं दिया। ठीक है, ऐसे फिर बी के साथ कराइए आयरन सल्फेट की, फिर सी के साथ कराइए, फिर डी के साथ कराइए, इस तरीके से यहाँ पे कराने की कोशिश करिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि भैया कौन सा मेटल इनमें से ABCD में से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। पहला क्वेश्चन ये है, और रीज़न बताइए क्यों है। 2 मिनट का टाइम है, आराम से देख लो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कौन सा मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों रिएक्टिव है, ज़रा से ये बताइएगा। सोचें आप। पहले इसमें से ये पता होना चाहिए कि आयरन सल्फेट में, यानी जो आयरन है या फिर ये कॉपर है, इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। आयरन पावरफुल है या कॉपर पावरफुल है या जिंक है या सिल्वर है। हम जानते हैं सिल्वर सबसे नीचे आता है, तो ये कम पावरफुल होगा सबसे। तो अब आपको जिंक, कॉपर और आयरन में पता करना है कौन ज़्यादा पावरफुल है इनमें से। ठीक है, इस तरीके से पता करना है। फिर आपको ये देखना है कि किस मेटल ने जो सबसे पावरफुल सॉल्ट है उसके साथ रिएक्शन कराई है, तो आपको ये पता करना है। अच्छा भैया, तो मैडम ABC बताना है, तो मैडम इसमें जिंक कौन सा बता रही हैं आप। और बाकी बच्चे कुछ आंसर दें, क्या हो सकता है इसका। आराम से बताइएगा। आपको मैं चाहूँ तो रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देता हूँ एक बार। आयरन, कॉपर और जिंक याद रखिएगा कौन पहले ऊपर आता है। 1 मिनट, मैं बस ऊपर वाली टेबल दिखा रहा हूँ आपको। तो भैया हमारे पास क्या है, एक तो भैया आयरन ये रहा, और हमारे पास क्या था, एक जिंक ये रहा। ठीक है, और कॉपर ये रहा, और सिल्वर हमारा ये था। 4 ये दिए हुए थे। तो देख लो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है भैया, हमारा जिंक है। उसके बाद भैया आयरन है, पहला नंबर जिंक है, दूसरा आयरन है, तीसरा कॉपर है और चौथा हमारा सिल्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। अब वापस वहीं चलते हैं। कहाँ है भैया हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। तो भैया पहला नंबर क्या था, 1 मिनट रुको ज़रा सा भैया। पहला हमारा भैया जिंक, ठीक है, सबसे पावरफुल। दूसरा भैया हमारा आयरन था, तीसरा पावरफुल हमारा कॉपर था, और चौथा पावरफुल हमारा ये था, सबसे कम पावरफुल। अब देखो भैया किस मेटल ने सबसे पावरफुल को डिस्प्लेस किया है। तो भैया सबसे पावरफुल कौन सा था, जिंक था, जिंक सल्फेट। तो भैया किसी ने रिएक्शन नहीं करी इसके साथ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं भैया किस मेटल ने दूसरे को डिस्प्लेस किया है, दूसरे आयरन सल्फेट को, दूसरे पावरफुल को। तो भैया सिर्फ एक ही में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, बी में। ठीक है, यानी बी ने जो है दूसरे नंबर को लात मार दी है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, सबसे जो ताकतवर मेटल है वो हमारा बी है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, वाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। यानी यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम बी मेटल को, यही जो बी मेटल है, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ज़रा सा ये बताइएगा कि क्या अगर हम बी मेटल को इस कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, शीतल जी बता रही है यस। चलिए भैया, शीतल जी जोश में, बाकी बच्चे कहाँ गए। तो भैया खुद सोचिएगा, जब बी मेटल है
जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो नॉर्मल सी बात है कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर जो है तीसरे नंबर पे आता है। जब सेकंड नंबर को बी ने लात मार दी तो थर्ड नंबर को तो मार ही सकता है। तो भैया ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बहुत बढ़िया वाली बात है, इस तरीके से आप थोड़ा सोचिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी भैया डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में आपको इनको अरेंज करना है। तो भैया सबसे पहले तो हम जानते हैं बी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो पहले बी लगा दीजिए हमने। इसके बाद बताइए भैया और पावरफुल कौन है, इससे कम पावरफुल कौन है, अपने आप सोचना कि इसके बाद पावरफुल कौन है, आराम से बताएं। मैं भी चिल मार के बैठा हूँ, कोई भी डाउट हो भैया पूछ लेना, आराम से बताओ। मैंग जी कहाँ चले गए, मैंने जी और बाकी बच्चे बताएं कि सबसे पावरफुल कौन होगा, सोच के बताइएगा, ठीक है। कि किस तरीके से पता करेंगे आप, और कोई डाउट हो किसी भी उसमें तो मुझसे पूछ लेना, आराम से 2 मिनट का टाइम है। हाँ मैडम बताइए, प्रेजेंट तो हैं आप, बहुत बढ़िया वाली बात है। तो बताओ इसमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आपको लिखना है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो पेपर ऐसे ही आएगा, तो याद रखिएगा। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बस वही टॉपिक है जो आपको समझना है इस चैप्टर में, और एक और टॉपिक है आगे आने वाला है। ये 2 टॉपिक आपको समझने हैं बस। बेसिकली हमने 2 दिन में 1/3 चैप्टर ख़त्म कर लिया, मुबारक हो। 2 दिन में हमारा 4 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपका इसी के साथ केमिस्ट्री का पूरा हाफ फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म, मुबारक हो। अच्छा भैया चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले तो हमने बी को लात मार, बी तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए भैया, तो बी ने सेकंड नंबर को लात मारी थी, बहुत बढ़िया वाली बात है। अब भैया देखते हैं किसने थर्ड नंबर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है। तो थर्ड नंबर हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को भैया किसने लात मारी है, भैया कॉपर सल्फेट को बी तो मार ही रहा है, ए ने भी मारी है, तो उसका मतलब है भैया फिर हमारा ए पावरफुल होगा बी से। इस तरीके से आपको सोचना है, बहुत बढ़िया वाली बात है। तो भैया अब हम देखेंगे इसके बाद भैया कि चौथे नंबर को किसने लात मारी है। तो चौथे नंबर को किसने लात मारी है भैया, नॉर्मल सी बात है, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो किसने लात मारी है भैया, सी ने मारी है, मुबारक हो। तो भैया इससे कम पावरफुल हमारा सी है, भैया सी है। चलो सिंबल मेरा एक एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, भावनाएं समझ लीजिएगा बस, ठीक है। और भैया इससे भी कम पावरफुल कौन है भैया, किसने किसी को भी लात नहीं मारी, तो भैया डी जो है, डी ने किसी को भी लात नहीं मारी, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, तो हमारा यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपको करना होगा। हाँ मैडम बी मेटल, मैडम बता रही हैं, बहुत बढ़िया शैलजा जी। बी ए सी डी, बी ए सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आराम से देख लो, लॉजिक आपको समझना है। डिपेंड करता है, सबसे पहले ये चेक करना कि सबसे खतरनाक मेटल को किसने लात मारी है, सॉल्ट को। तो भैया सबसे खतरनाक यहाँ पे जिंक था हमारा, तो जिंक को किसी ने लात नहीं मारी, बहुत बढ़िया वाली बात है। फिर देखते हैं उससे कम खतरनाक कौन है, हमारा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को किसने डिस्प्लेस किया है, तो बी ने किया है, तो बी हमारा सबसे पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करना कि भैया आयरन सल्फेट के बाद और उससे कम पावरफुल कौन है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को किसने डिस्प्लेस किया है, ए ने किया है। बी तो करेगा ही करेगा, ए भी करेगा, तो ए ने किया है तो ए आ गया। इस तरीके से आपको पता करना है। उसके बाद भैया सबसे कम पावरफुल को किसने लात मारी है, तो भैया सी ने मारी है। यहाँ पे देखिए आप, सी ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो सी हो गया। और भैया किसने किसी को भी लात नहीं मारी, तो डी है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, तो नॉर्मल सी बात है, डी हो गया। तो कृपया करके इसी तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा भैया आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है बी ए सी डी, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है भाई यहाँ पे, कि जब भैया हम मेटल्स को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो भैया याद रखिए आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं। आयनिक क्लोराइड हम जानते हैं उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी हम सोडियम यानी मेटल है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि एक हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है, एक हिस्सा इसका नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं आयनिक क्लोराइड। तो याद रखिएगा जब भी हम मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, आयनिक क्लोराइड बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा आगे आते हो, ऐसे आप देखिएगा
कैल्शियम है, कैल्शियम को जो हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना है, कैल्शियम क्लोराइड बनना है, ठीक है। ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भैया, यहाँ सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है, रिएक्शन करा दी है, तो क्या बनना है भैया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनना है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे देखिए दोनों की रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे एंड में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बनना है, जो कि एक सॉल्ट है। बहुत बढ़िया वाली बात है, कोई दिक्कत हो बता देना। इसके बाद आते हैं एक और, मैग्नीशियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। जिंक, क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड। आयरन, क्लोरीन के साथ आयरन क्लोराइड, याद रखिएगा फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, FeCl3। इसे हम फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं, हमारे अभिषेक जी ने पूछा था। कॉपर प्लस क्लोरीन क्या बनेगा भैया, कॉपर क्लोराइड बनता है, इसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं। क्यूप्रिक क्यों बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अच्छा, और कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। एक फेरिक और क्यूप्रिक, ये सब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक। इसके बाद भैया हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब ये दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है, क्या दिक्कत आ जाती है कि थोड़ी सी गुंडागर्दी वाली बात, गुंडागर्दी वाली बात यानी ज़बरदस्ती वाली बात। ज़रा खुद सोचना आप कि भैया हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब हमारा एक मेटल Na मान लेते हैं ये, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है, यानी एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, एक नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए, तब हमारा एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारा बनेगा एक कंपाउंड NaCl। लेकिन भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज़ करते हैं हमारे पास एक मेटल है Na पॉजिटिव है, और एक हाइड्रोजन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव आइन होता है इस पर भी, तो भैया ये आपस में कैसे चिपक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, यहाँ पे छोटी सी चीज़ आ जाती है गुंडागर्दी वाली बात, यानी एक तरीके से हम ये बोल लेते हैं रिएक्टिविटी वाली बात। और वो क्या होता है ज़रा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो क्या है ज़रा समझिएगा। मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट, यानी ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि जो मेटल्स हैं, अभी आपको देखा था मैंने बताया, जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। और भैया जो हाइड्रोजन है वो भी भैया अपने अंदर से क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। यानी दोनों ही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दोनों पे ही भैया क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए भैया जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों ही चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ठीक है। बट भैया बट देखिएगा, यहाँ पे बट आ रहा है, वेरी फ्यू रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि भैया याद रखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये रहा हमारा, और ये कैल्शियम जो है, ये कैन फोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन फोर्स द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के साथ ज़बरदस्ती करते हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय देम। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सोडियम और ये चारों जो एलिमेंट है रिएक्टिव वाला है, ये फोर्स करते हैं हाइड्रोजन को कि मेरा इलेक्ट्रॉन आप लो, ठीक है। बट हाइड्रोजन तो बेचारा खुद देने वाला है, ये खुद देता है, लेकिन ये सभी जो होते हैं हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने के लिए, यानी ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन हमारा वो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट लाइक सॉलिड कंपाउंड, और भैया वो कंपाउंड क्या होता है, मेटल हाइड्राइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गुंडागर्दी वाली बात आ जाती है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, ज़्यादातर मेटल जो हैं हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होते, लेकिन कुछ ही जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक बार आयन भी लिखाई थी फर्स्ट चैप्टर में कि H माइनस आयन एक हाइड्राइड आयन होती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे यही है, सोडियम मेटल है, वो बेचारा अपना ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को मजबूरी में लेना पड़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड बनता है। ये एक आयनिक हाइड्राइड है, यानी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें Na पॉजिटिव है, याद रखना, और यहाँ पे जो H है ये हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्राइड आयन है, तो ये H माइनस है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे एक तरीके से हम ज़बरदस्ती वाला खेल हुआ है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, जीवन है,
किसी बच्चे को परेशानी हो भैया कृपा करके बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्राइड में जो था Na+ था, सोडियम आयन था, और ये वाला H- हमारा हाइड्राइड आयन था। ठीक है, ऐसे हमारा एक पोटेशियम हाइड्राइड भी बनता है। ठीक है, एक हमारा कैल्शियम है, जब भी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, याद रखिएगा। ऐसे भैया मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ही कंपाउंड्स, कुछ ही मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से चिपकते हैं, याद रखिएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती हाइड्रोजन को दे देते हैं, तो बेचारा हाइड्रोजन को लेना पड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अच्छा भैया, तो कोई दिक्कत हो बताओ। हमारे मेटल सारे ख़त्म हो गए, मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। अब हमारे पास नॉन मेटल की कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्चुअली ज़्यादा नहीं है। कोई भी डाउट हो कृपा करके बता देना। मैंग जी हो चले गए हमारे साथ। अच्छा, अब भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, नो प्रॉब्लम, चलिए शैलजा जी कोई दिक्कत नहीं है। और मान्य जी कोई डाउट हो, शीतल जी, जानवी जी कोई दिक्कत हो, नो प्रॉब्लम, चलिए बढ़िया, मैडम खुश लग रही हैं। और भैया और किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना आराम से। अच्छा भैया कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो भैया देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नॉन मेटल जो है जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा या तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है या न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या होते हैं हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी हम नॉन मेटल को किससे रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो या तो हमारा एसिडिक ऑक्साइड बनता है या हमारा क्या बनता है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, यानी जो कार्बन है वो एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड होती है। इसी तरीके से जो सल्फर होता है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, SO2। ठीक है, इसका आगे क्वेश्चन भी आएगा, याद रखना। ऐसे जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। ठीक है, बस याद रखिएगा कि यहाँ पे जो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनका। कोवलेंट यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रांसफ़र नहीं होता। जितने भी हमने पहले ऊपर वाले कंपाउंड देखे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होती हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होता, याद रखिएगा। तो हमारे पास जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी कोवलेंट नेचर के होते हैं। कोवलेंट का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भैया शेयरिंग हो। ये शेयरिंग हमने 9th क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और आगे आने भी वाली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में उसे हम कल डिस्कस करेंगे आराम से, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे ही क्या करते हैं, बेसिकली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन के, ट्रांसफ़र नहीं करते इधर से उधर। तो भैया ये एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, भैया नॉर्मल सी बात है, जब ये पानी में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये क्या होता है कि जब पानी में मिलता है तो नॉर्मल सी बात है एसिड बनाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कार्बन है, हमने भैया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड कैसे है, क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, तो बता दीजिएगा। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भैया क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हम सभी जानते हैं वीक मिनरल एसिड होता है। ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक में यूज़ करते हैं। तो आपको एसिडिक ऑक्साइड समझ में आ गया होगा। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, एक एसिड बनता है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो या तो एसिडिक ऑक्साइड होगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। अच्छा भैया अगला है, तो याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है यानी पानी के साथ जब वो होती है तो भैया ब्लू को रेड कर देती है। ब्लू को रेड क्यों करती है, क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड भैया ब्लू को रेड कर देते हैं। ऐसे इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। सल्फ़र को भैया जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रखिएगा, तो क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। एसिडिक ऑक्साइड का प्रूफ दीजिए टीचर कहेंगे, तो याद रखिएगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब भी हम पानी में मिलाते हैं तो याद रखिएगा सल्फरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फरस एसिड है। ठीक है, तो ये भी मिनरल एसिड होता है बट वीक एसिड होता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड ये रहा, ये भी मिनरल एसिड है, वीक एसिड है। ये भी भैया मिनरल एसिड है यानी इंसानों ने बनाया है,
और ये भैया हमारा वीक एसिड है, याद रखिएगा, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही हमारे पास क्या थे, एसिडिक ऑक्साइड थे, क्योंकि इन दोनों को हमने पानी में मिलाया तो हमारा क्या बना, एक एसिड बना। अच्छा भैया आगे आ जाते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात हो बता देना। भैया ये जनरल सी बात है, ये एसिडिक ऑक्साइड था, तो जब हम पानी में जो है लिटमस पेपर डालेंगे तो नॉर्मल सी बात है क्या बनेगा भैया, ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सिंपल वाली बात है। भैया ये सल्फर कलर जो है, सल्फर जो है येलो रंग का होता है, मुबारक हो, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिठाई जैसा लग रहा है। चलिए आगे क्या है यहाँ पे भैया, यहाँ पे रिएक्शन करवाई गई है और कुछ नहीं बताया गया। तो करवा क्या रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, कि देखिए भैया यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भैया इसे बर्न करने हैं सल्फ़र को। ठीक है, तो जब सल्फ़र आपका जलना शुरू हो जाए तो बेसिकली उसे ग्लास जार में ले आएगा, लिड को बंद कर दीजिएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो इसके अंदर गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। सर मैडम क्या बोल रही हैं, O2 से रिएक्ट करना है या H2O से? नहीं मैडम, O2 से रिएक्ट करना है, वो H2O का तो प्रूफ दिया हुआ है कि वो एसिडिक ऑक्साइड क्यों है। शीतल जी आपको समझ में आ गया कि देखिएगा, हमें रिएक्शन तो O2 से करनी है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है ना एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो आपको प्रूफ देने के लिए उसको उन्होंने एक रिएक्शन एक्स्ट्रा कर दी है। ठीक है, उन्होंने पानी से रिएक्शन करके आपको प्रूफ दिखाया है कि एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि पानी से रिएक्ट होकर के यही चीज़ क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है। शीतल जी क्लियर हो गया है? तो नीचे वाली रिएक्शन ऑप्शनल है, ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन हमारी मेन थी। और कोई डाउट हो पूछ लेना। ऐसे ही नीचे जो है यहाँ पे देख लो, ये जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए तो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये हमारी मेन रिएक्शन है। इसके नीचे वाली जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाया गया है कि एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि पानी के साथ जब भी हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फरस एसिड बनता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मयंक जी कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछ लेना भैया। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है, याद रखिएगा जब भी हमारा सल्फर बर्न होता है एयर में तो जो हमें स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, याद रखिएगा वो स्मेल किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल है। तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि पंजेंट स्मेल निकल रही है हमारा सल्फर को जब हम जलाते हैं, तो वो कौन सी गैस है, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी से मिलाते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है। ठीक है, बस इतना सिंपल सी पॉइंट है भैया, और कुछ नहीं है। सल्फरस एसिड था तो नॉर्मल सी बात है किसको कर देगा भैया, नॉर्मल सी बात है ब्लू लिटमस को भैया रेड कर देगा, हम सभी जानते हैं। ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अब कुछ बताने वाली बात नहीं है। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कुछ और भी बोल रहे हैं यहाँ पे, बस और यहाँ पे शायद कुछ नहीं बोलना चाह रहे देसी भाषा में। और क्या है यहाँ पे भैया, यहाँ पे बस ये बोलना चाह रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का टेस्ट आप वैसे भी कर सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड आप ले लीजिएगा, और एक आपका जो मॉइस्ट है गीला लिटमस पेपर लेना, तो नॉर्मल सी बात है पानी आपको इस लिटमस पेपर में मिल जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड उससे कंबाइन होकर सल्फरस एसिड बना लेगी, तो लिटमस पेपर जो है आपका वो बेसिकली एक तरीके से वो हो जाएगा, ब्लू का रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। और याद रखिएगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का भैया अगर सूखा लिटमस पेपर है से टच कराते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो हम सभी जानते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर सिर्फ गैस है, पानी नहीं है उसमें, तो कोई भी एसिड का असर नहीं होगा उसमें। अगला यहाँ पे साफ साफ बस यही बोलना चाह रहा है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे ये साबित हो जाता है वो एसिडिक नेचर होते हैं। ठीक है भैया, इन एसिडिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं भैया, आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, याद रखिएगा, बस और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। यहाँ पे और क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो ए नॉन मेटल, याद रखिएगा जब भी हमारा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, उसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये भी एक क्वेश्चन में आगे आएगा, तो याद रखिएगा। तो यानी जब भी हम फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा एक एसिड बनता है एसिडिक ऑक्साइड, वो क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा और कुछ बताने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, ये जब फॉस्फोरस है, जब हम इसे एयर में बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है भैया, फॉर्म्स
फ्लेम टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, ठीक है। बस और कुछ वाली बताने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है इसे हम भैया पानी में स्टोर करते हैं, बिकॉज अगर इसे एयर मिल जाती है तो उसे तुरंत जल जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है। अभी हमने क्या देखा था कि एसिडिक ऑक्साइड के हमने बारे में बात करी थी। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखिएगा विच आर न्यूट्रल ऑक्साइड बीइंग नाइदर एसिडिक ऑक्साइड और ना ही बेसिक ऑक्साइड। यानी यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं वो ना तो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते और ना ही हमारे बेसिक ऑक्साइड होते। बस यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब भैया हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन सा आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सभी न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखिएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हमने ऊपर एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात किया था, CO2, SO2 और हमारे पास P2O5, ये सभी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और भैया हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब है अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं इनमें तो कोई असर नहीं आता। न्यूट्रल का मतलब है न्यूट्रल, कोई असर नहीं आएगा, ना तो एसिडिक शो करेंगे ना ही बेसिक शो करेंगे। इनकी एक आध प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं, तो देखिएगा जैसे कार्बन है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। यानी जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो कोई एसिड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जब भी हम न्यूट्रल ऑक्साइड को, न्यूट्रल मेटल ऑक्साइड को, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भैया कोई भी एसिड नहीं बनता है। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, जब भी हम उसे पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगला है भैया यहाँ पे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी, याद रखिएगा, पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते भैया, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर जो आयंस होती हैं, ठीक है, तो भैया पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर आज के लिए इतना ही, हाँ मैडम बस इतना ही ख़त्म कर रहे हैं, चिंता ना करो, ये ख़त्म हो ही गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नॉन मेटल जो होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते ट्रांसफ़र करने के लिए। जब उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते ट्रांसफ़र करने के लिए तो नॉर्मल सी बात है वहाँ से भैया पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि भैया पानी में आइंस होती हैं, H+ आइन और OH- आइन, इनके साथ रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, जब नॉन मेटल्स हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसका मतलब है नॉन मेटल्स कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया एक काम कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं आज के लिए, क्योंकि मैडम भी हमारी बोर हो गई हैं। और कोई डाउट हो भैया पूछ लीजिए यहाँ तक कृपा करके।